Dear student, I am Sanjay Kumar from Sardar Singh Convent Inter College, Mahmudabad, Sitapur, लेक्चरर जियोग्राफी। तो आज बच्चों आपको कक्षा 9 में इतिहास से पहला अध्याय का चौथा भाग पढ़ाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा ये आपका पहला जो है अध्याय है, तो इसलिए इसको कई भागों में कर करके पढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि आज इसको हम समाप्त कर दें। तो आइए देखते हैं कि आतंक का राज, कि उधर आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो फ्रांस का तत्कालीन शासक था लुई 16वां, जो बोर्बो राजवंश का शासक था, तो वो दोषी पाया गया और उसको दंड के तौर पर गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी मेरी अंतोआंत को भी उसी तरह से सज़ा दी गई। अब उसके बाद जो है फिर फ्रांस की जो बागडोर थी, तो वो रोबेस्पियर नामक एक व्यक्ति था, तो इसके हाथ में आई। जो जैकोबिन क्लब हमने आपको बताया था, तो उन्हीं का ये लीडर था, तो सत्ता इसके हाथ में आई। तो अब जब से इसने बागडोर संभाली, तो वहाँ से जो है अब हमको पढ़ना है कि फ्रांस में कैसा क्या हुआ, कैसी कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो वही जो है इसी के शासनकाल को आतंक का राज नाम दिया गया। और ये आपका जो शासनकाल इसका रहा वो 1793 ईस्वी से 1794 ईस्वी के मध्यरा, अर्थात 1 वर्ष का समय रहा जो इसने शासन किया। तो ये आतंक का राज के नाम से इसको जाना जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं कि फिर आतंक का राज जो है, तो ये इसका विवरण जो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो थी वो सहायक थी, जिनके कारण जो है इसको आतंक का राज नाम दिया गया। तो यहाँ पे 2 बिंदु आपके दिए गए हैं और इन 2 बिंदुओं के माध्यम से ही इस बिंदु को हम समाप्त करेंगे। तो इसमें आपका पहला है रोबेस्पियर की नियंत्रण व दंड की कठोर नीति। तो रोबेस्पियर जो था, तो इसने कठोर नियंत्रण व दंड की नीति अपनाई, क्योंकि इसका मानना था कि जो लोग इसके पक्ष में नहीं थे, अर्थात कौन से लोग नहीं थे, जैसे कुलीन वर्ग के लोग जो थे, पादरी वर्ग के लोग थे, और अन्य बहुत सारे भी ऐसे लोग थे, अधिकारी कर्मचारी जो थे, जो उस समय जब विद्रोह छिड़ा था तो उस समय इसके पक्ष में नहीं थे। तो उन लोगों को इसने दोषी ठहराया, और दोषी ठहराने के साथ साथ इन लोगों को क्या किया गया, गिरफ्तार करवा लिया गया, और इसके बाद इनको सज़ा सुनाई गई, और सज़ा के तौर पर इनको फिर एक एक करके गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में भी कि गिलोटिन जो है एक दाब मशीन थी, जिसमें या उसको कसरती मशीन कहा जाता था। लेकिन उसमें कार्य क्या होता था, उसमें जो अपराधी होते थे तो उनको दंड के तौर पर, अर्थात उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। उसमें जो है तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो वही इसने यहाँ पर किया रोबेस्पियर ने, कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुलीन वर्ग के लोग या पादरी वर्ग या वही चर्च के जो लोग थे, तो ये लोग और इसके साथ साथ और भी दूसरे राजनीतिक दलों के जो सदस्य, यानी उस समय जो अन्य राजनीतिक दल थे, तो वो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, तो वो सभी लोग इस तरह से एक एक करके दंडित किए गए और उनको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो इस तरह से इसने जो है नियंत्रण व दंड की कठोर नीति अपनाई कि किस तरह से जो है शासन व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए और कैसे जो है नीतियों को लागू किया जाए। तो इसके लिए इसने ये तरीका अपनाया। इसके बाद दूसरी हेडिंग है रोबेस्पियर सरकार के कानून और उसका अंत। अब यहाँ पर है कि रोबेस्पियर जो सरकार थी या जैकोबिन जो सरकार थी,
जैकोबिन इसको हम कह सकते हैं, या रोबेस्पियर की सरकार भी कह सकते हैं। तो रोबेस्पियर या जैकोबिन की जो सरकार थी, तो अब इसने क्या किया कि कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। भाई इन्होंने जो नए कानून बनाए तो उसके तहत क्या था कि उसके तहत ये इन्होंने किया कि जो मजदूरी थी उस समय की, तो मजदूरी की कीमत काफ़ी कम कर दी गई। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो उस समय पाव रोटी खाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, तो पाव रोटी और मांस की राशनिंग कर दी गई। राशनिंग क्या होती है? राशनिंग होती है कि जैसे हम लोग गाँव में या शहरों में भी जो सरकारी गल्ले की दुकान होती हैं, जहाँ पर सरकार के द्वारा जो अनाज हमको वितरित किया जाता है, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं, तो वही राशनिंग कहलाती है। राशन के तौर पर जो चीज़ वहाँ पर मिलती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी की गई कि पाव रोटी और मांस की राशनिंग कर दी गई। उसकी जो कीमत थी, उसका जो मूल्य था, वो निश्चित कर दिया गया कि इससे ना तो कोई अधिक बेच सकता है और ना ही उससे कोई ज़्यादा कम बेच सकता है। और क्या किया गया कि इस समय तुलनात्मक रूप से महंगे सफ़ेद आटे के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अच्छे किस्म का जो सफ़ेद आटा उस समय मिलता था वहाँ पर, तो उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई, क्योंकि उसमें ये निश्चित कर दिया गया कि वर्गों के अनुसार जो है खान पान को भी उसने निश्चित कर दिया कि आपके लिए जो है निम्न वर्गीय लोग जो हैं उनके लिए ये भोजन है, और जो उच्च लोग हैं तो उनके लिए दूसरा भोजन। तो उसके लिए इसने राशनिंग का सिस्टम अपनाया और उनके लिए जो है ये सब नियम जो हैं उसने बना दिए। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक समझी जाने वाली समता रोटी को भोजन के रूप में प्रस्तुत किया गया, या प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया। साबुत दाना वही जो गेहूं से आपका बनाया जाता है, तो उस चीज़ को जो है उसने निश्चित कर दिया कि इसी की जो है रोटी सभी को यहाँ पर खानी है। तो ये एक उसने नियम बना दिया। और बोलचाल तथा संबोधन में बराबरी का नियम लागू करने के लिए उसने क्या किया, यानी साधारण जो बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग उस समय किया जाता था, तो उन शब्दों में भी उसने बदलाव कर दिया। और वो बदलाव क्या थे? जैसे पहले जो था तो परंपरा में जो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, तो परंपरा में जैसे यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि उस समय जो है मानस्योर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था महाशय के लिए। जैसे किसी को संबोधित करना होता था तो उसको मानस्योर से संबोधित किया जाता था। जैसे इस समय कहा जाता है मिस्टर कह दिया जाता है, हेलो मिस्टर, या ए मिस्टर, या कह दिया जाता है श्रीमान जी आप बैठ जाइए। तो ये संबोधन वाले जो शब्द थे उस समय जो वहाँ पर चलते थे, तो वही है आपका मानस्योर, यानी महाशय शब्द के लिए वहाँ पर फ्रांस की भाषा में मानस्योर शब्द का उस समय प्रयोग किया जाता था। और मदाम एक शब्द का इस्तेमाल होता था जिसको महोदया के लिए प्रयोग किया जाता था। जैसे स्त्रीलिंग के लिए जो महिलाएं होती हैं तो उनको संबोधित करने के लिए हम लोग अपने यहाँ कौन सा शब्द महोदया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और पुरुष वर्ग के लिए महोदय का इस्तेमाल करते हैं। तो वही यहाँ पर मदाम कहा जाता था, ठीक है। तो अब ये जो उस समय चलन में शब्द थे, तो इन शब्दों को हटा करके उसने नए शब्द वहाँ पर लागू किए। और वो नए शब्द क्या थे, यहाँ आप देख सकते हैं सितोएन यानी नागरिक। अब वहाँ पर महाशय की जगह पर नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर अपनी हिंदी भाषा में देखा जाए और फ्रेंच भाषा में अगर देखा जाए तो मानस्योर के स्थान पर सितोएन का प्रयोग वहाँ पर किया जाने लगा। दूसरा क्या था, सितोइन,
सितोयेन नागरिक के लिए और सितोयीन जो था वो नागरिका के लिए यानी महिला के लिए जो है सितोयीन। ठीक, तो सितोयेन और सितोयीन, तो ये दो शब्द जो थे तो जो उस समय प्रयोग में शब्द थे तो उनके स्थान पर सितोयेन और सितोयीन शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। और क्या किया गया, जो उस समय चर्च थे तो उन चर्चों को बंद कर दिया गया और उनको एक बैरक में बदल दिया गया, क्योंकि उस समय जब लुई 16वां शासक था तो उस समय चर्च के जो लोग थे, पादरी जो थे, तो उनका काफ़ी वर्चस्व था उस समय। एक तरह से वो शासन का हिस्सा थे, तो उन चीज़ों को या उन जगहों को यानी जो चर्च थे तो उनको बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक अथवा सार्वजनिक कार्यालय बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्य किया गया। तो अब इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो रोबेस्पियर था तो उसने बहुत ही कठोर नियम और कानून लागू किए। नियम कठोर और कानून वही ऊपर वाले में जैसे पहले बिंदु में हमने बताया कि जो लोग उसके विरोधी थे तो उसने उनको दंडित किया। दूसरा जो था कि उसने कहा गया कि सरकार के कानून और उसका अंत यानी पहले जो कानून या नियम बने हुए थे उनको उसने मिटा करके अपने नए नियमों को उसने लागू किया। कई शब्द जो वहाँ पर इस्तेमाल होते थे उनको उसने बदल करके अपने हिसाब से लागू किया। ठीक है, और क्या किया गया कि जो उस समय चर्च जिनका बहुत प्रभुत्व उस समय होता था तो उन चर्चों को भी बंद कर दिया गया और उनको जो है क्लबों और किस में बदल दिया गया, सार्वजनिक कार्यालयों में उनको बदल दिया गया। तो यही है कि भाई रोबेस्पियर ने अपने शासनकाल में बहुत ही कठोर जो कानून थे उन कानूनों को उसने लागू किया और उनको अपनाया। और उसकी जो नीतियाँ थीं वो भी बहुत ही सख्त थीं। और इससे हुआ क्या कि भाई अब इतनी सख्त नीतियाँ और कानून उसने लागू कर दिए कि अब उसके जो पक्ष में लोग थे वो भी भयभीत होने लगे कि अरे ये तो जो है तो ना तो उनका था और ना ही ये तो हमारे लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। जो सारे लोगों के लिए नियम कानून बन रहे हैं वो हमारे लिए भी बन रहे हैं। तो अर्थात ये था कि वो लोग इस सकते में थे, इस परेशानी में थे कि हम लोगों का भी कोई वर्चस्व नहीं अब रह गया है और ना रह जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये जो है ये सबके लिए नियम कानून एक समान जो है वो लागू कर रहा है। अंततोगत्वा जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा इसको रोबेस्पियर को भी दंडित किया गया और इसको भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। तो बच्चों अगली हीडिंग हम देखेंगे 3.2। 3.1 जो था वो आतंक का राज और उसके बाद जो है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो अब उधर जो था जो रोबेस्पियर था तो उसको भी सज़ा के तौर पर दंडित किया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब क्या था, अब है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। तो अब जो रोबेस्पियर था तो रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद जो फ्रांस की शासन सत्ता थी वो फिर से किसके हाथ में आ गई, संपन्न वर्ग के लोगों के हाथों में आ गई जो पहले था। यानी रोबेस्पियर की जब मृत्यु हो गई उसको सज़ा दे दी गई और उसके बाद क्या था कि जो फ्रांस की सत्ता थी वो फिर से किसके हाथ में आ गई, संपन्न लोगों के हाथों में आ गई। और फिर से अब क्या हुआ कि जब संपन्न लोगों के हाथ में जब वो शासन व्यवस्था आ गई तो फिर रोबेस्पियर के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उन कानूनों को समाप्त कर दिया गया। अर्थात उसके शासनकाल में जो था तो सभी लोगों को मत का अधिकार दिया गया था, वो चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो। अर्थात जिसके पास धन नहीं था उसको भी मत देने का अधिकार दिया गया जो एक निश्चित आयु को पूरा कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ
कि जब उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में जब सत्ता फिर से आ गई तो उन्होंने जो गरीब लोगों को या जिनके पास धन नहीं था उनको जो मत का अधिकार दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब मत का जो अधिकार था वो केवल संपन्न लोगों को ही दिया गया, जिनके पास एक निश्चित जो धनराशि थी वो जो उनके सामने जो रहती थी वही जो है वहाँ पर रखी गई। ठीक है, तो इस तरह से जो रोबेस्पियर था तो उसने जो नियम बनाए थे उन नियमों में इन्होंने फिर से परिवर्तन कर दिया और इसमें जो है नए संविधान बनाए गए और इन नए संविधान में 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान रखा गया। उधर उनका जो शासनकाल था वो समाप्त हो गया और इधर जो नया सिस्टम फिर लागू हुआ तो उसमें संविधान नया बनाया गया और उसमें क्या किया गया कि इसके अंतर्गत 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रस्ताव जो है वो रखा गया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका का गठन किया। 5 सदस्य कार्यपालिका में जो है वो रखे गए। वही कार्यपालिका का कार्य जानते ही होंगे कि कार्यपालिका का कार्य होता है कि सरकार के द्वारा जो नियम या कानून बनाए जाएं उन कानूनों को जो है पारित करना और उनको लागू करना और उन कार्यों को संपादित करना, यही कार्य होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका जो है वो गठित की गई और यही कार्यपालिका जो थी यही क्या कहलाई, डायरेक्टरी कहलाई। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी का मतलब हुआ कि 5 सदस्यों की कार्यपालिका गठित की गई, उसी को डायरेक्टरी की कहा गया और इसी के आधार पर इसको डायरेक्टरी शासित फ्रांस भी कहा गया, क्योंकि यही 5 सदस्य जो यहाँ पर निश्चित किए गए, निर्धारित किए गए, इन्हीं के द्वारा जो कार्यों का संपादित किया जाता था, तो इसीलिए इसको डायरेक्टरी शासित कहा गया कि इन्हीं का जो है शासन चलता था। वस्तुतः इस प्रावधान द्वारा जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने का प्रयास किया गया, किंतु स्थिति तब चिंताजनक हो जाती थी जब डायरेक्टरी का विवाद विधान परिषदों से होता था और ऐसी स्थिति में परिषदें डायरेक्टरों को बर्खास्त करने का प्रयास भी करती थीं। तो ये 5 लोगों की जो 5 लोगों का जो एक समूह निश्चित किया गया, यही जो है अब फ्रांस को संचालित कर रहा था। डायरेक्टरी की जो राजनीति यहाँ पर अस्थिरता के कालखंड में एक सैनिक तानाशाह का जन्म हुआ। यही जो डायरेक्टरी शासित फ्रांस था या डायरेक्टरी जो थी, जो इसका जो शासन यहाँ पर चलता था, इसी से फिर एक सैनिक तानाशाह की उपज हुई या उसका उदय हुआ, जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था उसका? नेपोलियन। नेपोलियन इसका नाम था, इसका उदय हुआ, जिसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम था। तत्कालीन फ्रांस में सरकार के स्वरूप में उपर्युक्त सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आदर्श बने रहे और इसके बाद इन प्रेरक तत्वों ने न केवल फ्रांस अपितु संपूर्ण जो यूरोप था, यूरोप के राजनीतिक आंदोलन को भी प्रेरित करने का कार्य किया। फिर क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए, यानी जो क्रांतिकारी सरकार थी उस समय की, तो उसने कई ऐसे नियम और तरीके अपनाए जिससे कि जनता की जो वफादारी थी उसको हासिल किया जाए कि जनता जो है वो हमारी बातों को सुने और हमारे द्वारा जो नियम या कानून बनाए जा रहे हैं तो उनको वो लागू करे, उनका जो है वो पालन करे। ये चीज़ जो है रखी गई। उनमें एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमयी इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया।
तो इस तरह से जो है ये आपका डायरेक्टरी शासित फ्रांस था। और इसके बाद जो है फिर अभी और देखते हैं इसमें। तो बच्चों अब यहाँ पर आपका जो चौथा भाग है वो है क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो अब महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, क्योंकि इस समय क्या था कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी तो इसमें महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ पाए। इस समय जो महिलाएं थीं तो उनमें जो अधिकतर महिलाएं थीं तो वो तृतीय स्टेट से संबंधित थीं। तृतीय स्टेट से मतलब क्या था उसमें कि जो कामगार वर्ग था, जैसे कुछ महिलाएं जो थीं उसमें कपड़ा धुलाई का कार्य करती थीं, सिलाई बुनाई का काम करती थीं, ठीक है, या कुछ महिलाएं जो थीं बाज़ार में सब्जियां बेचती थीं, फल फूल बेचती थीं। तो यही सारे कार्य जो हैं उनके द्वारा किए जाते थे। और कुछ उसमें से ऐसी भी महिलाएं थीं जो संपन्न वर्ग के जो लोग थे तो उनके यहाँ वो लोग मजदूरी भी करते थे, अर्थात कार्य करती थीं घरों में उनके जा कर के। तो यही आपका तृतीय स्टेट ही था, यानी मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग जिसको कहा गया, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को शामिल किया गया जो लोग कार्य करते थे, मेहनत परिश्रम करते थे। तो इनमें महिलाएं जो थीं, यही चीज़ तृतीय स्टेट से वही कहा गया कि जो ज़्यादातर महिलाएं थीं वो तृतीय स्टेट से ही संबंधित थीं और वो विभिन्न प्रकार के अपने दैनिक कार्यों को कर करके जो उससे धन कमाती थी उसी से जो है वो अपनी जीवन को चलाती थीं। इसके बाद जो साधारण वर्ग की महिलाएं थीं या तृतीय स्टेट की जो महिलाएं थीं तो उनको कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता था। बालिकाएं जो थीं तो उनके लिए समानता की शिक्षा का प्रावधान उस समय नहीं था। केवल उसमें कुलीन वर्ग के घरों की जो लड़कियां थीं वही जाकर के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाई कर सकती थीं, यानी और अन्य जो महिलाएं थीं वो इस प्रकार की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थीं। और इसके अलावा भी क्या था कि जो फ्रांस की महिलाएं कार्य करती थीं, मजदूरी करती थीं, उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। जैसे इस समय अगर तुलना किया जाए तो इस समय हमारे देश में, भारत में महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान वेतन दिया जाता है। अब एक वो आपका नियम बना है समान कार्य समान वेतन, बट ऐसा फ्रांस में नहीं था। वहाँ पर महिलाओं को मजदूरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था और पुरुषों को ज़्यादा दिया जाता था। इसके बाद सन 1791 के संविधान ने फ्रांसीसी जो महिलाएं थीं उनको निराश किया। क्या निराशा थी उनकी? क्योंकि उनकी जो मांगें थीं, उनकी जो सदस्यता थी उसको नहीं माना गया। उस संविधान में उनके लिए अधिकारों का कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया और उनको राजनीति में सदस्य के रूप में भागीदार नहीं माना गया। तो इस तरह से यही कहा गया कि फिर फ्रांस की महिलाओं को जो 1791 ईस्वी में एक संविधान बनाया गया तो उस संविधान में इनको निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इनको उसमें जो उनकी जो बातें थीं उनको उसमें शामिल नहीं किया गया। महिलाओं के मत देने का अधिकार, असेंबली में इन्हें चुने जाने का अधिकार और राजनीतिक पदों की मांग की जाने लगी। भाई जब उनकी बातों को माना नहीं गया तो ये सारी मांगें जो हैं महिलाओं के द्वारा की जाने लगी कि हमें असेंबली में चुना जाए, हमें मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए, हमें समानता का दर्जा दिया जाए। ये सारी जो मांगें थी महिलाओं की वो होने लगी और इस तरह से यही जो मांग की जाने लगी तो यही फिर इनके एक क्लब बनने शुरू हो गए
क्लब क्या होते हैं? जहाँ पर कुछ लोग बैठ करके अपने मुद्दों से संबंधित बातचीत करते हैं या उन पर बहस करते हैं, तो वो क्लब कहलाते हैं। तो महिलाओं के भी क्लब बन गए। महिलाएं भी जो थीं, वो भी जो बुद्धिमान या वरिष्ठ महिलाएं थीं, वो लोग भी बैठ करके एक जगह पर, और वो लोग भी आपस में विचार विमर्श करने लगीं। तो उस समय जो सबसे प्रसिद्ध क्लब था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, दी सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमन। ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध क्लब था, जहाँ पर इनके जो बातें थी, इनके जो मुद्दे थे, वहाँ पर उन्हीं मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बहस होती थी उस समय। फिर से नाम देख लीजिए, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमन। ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध क्लब था, और यहीं पर जो है महिलाएं बैठ करके आपस में विचार विमर्श किया करती थीं। और इसके अलावा महिलाओं ने समाचार पत्र भी निकालने शुरू कर दिए। ठीक है, अब इनको जो है हम दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं की दशा में सुधार हेतु बनाए गए कानून, कि भाई जब इन्होंने क्लब बनाने शुरू कर दिए और इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी, ये लोग जो है विरोध पर उतर आए, तो अब इसके लिए फिर सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए कि क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं की दशा में सुधार हेतु बनाए गए कानून। तो अब जो कानून इनके लिए बनाए गए, तो वही है कि शुरुआती जो समय था या प्रारंभिक वर्षों में महिलाओं के लिए जीवन में सुधार वाले जो कानून बनाए गए, तो जिनमें इन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, कि अब जो है नए कानून के तहत जो है महिलाएं सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। और जो अनिवार्य शिक्षा के रूप में भी था, महिलाएं अब अपनी इच्छा के अनुसार अपना विवाह कर सकती थीं, क्योंकि पहले जो था वो पिता के ऊपर डिपेंड होता था। पिता जहाँ पर उनका चाहता था वहाँ पर वो विवाह करता था। लेकिन अब जो है महिलाओं को ये छूट दे दी गई कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपना विवाह कर सकती हो। ये जो है इनको छूट दे दी गई। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि ये लोग जो है अपनी स्वेच्छा से महिला और पुरुषों को तलाक का अधिकार भी दे दिया गया, कि अगर पुरुष चाहे तो वो तलाक दे सकता है, और अगर महिला भी चाहे तो वो भी पुरुष को तलाक दे सकती है। ये इनको अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और इसको कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। अब इसके बाद जो है दूसरा है फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने के अधिकार की प्राप्ति। तो अब एक और मुद्दा जो बचा था कि इनको मत देने का जो अधिकार नहीं प्राप्त था, तो वो मत देने का अधिकार भी इनको प्रदान कर दिया गया 1940 ईस्वी में। अब जो महिलाएं थीं तो वो भी पुरुषों की भांति राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी ले सकती थीं, और उनको मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह कार्यक्रम जारी रहा, और अंततोगत्वा क्या किया गया, यानी मत का जो अधिकार के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया वो 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य तक वो जारी रहा। और इसके बाद वही 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इस तरह से अब महिलाओं के लिए भी क्रांति जो हुई, तो महिलाओं ने भी उसमें काफ़ी सफलता अर्जित की।